इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, और इससे जुड़ी हुई बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई। इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन, टाइप्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखो भाई मैं आपको बताऊं, पहले आप देखो करंट क्या होता है। भाई करंट होता है किसी भी चीज का फ्लो। क्या भाई, हमने बात करना ना इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन भाई इलेक्ट्रिक करंट से पहले आप क्या समझो कि करंट जनरली क्या होता है, करंट हम किसे बोलते हैं। ओके दिनेश, कोई भी फ्लो, मान लिया ये ऊंचाई है और ये भाई नीचे जगह है, तो यहां से क्या पानी फ्लो निकल रहा है क्या, तो पानी का भी क्या बन जाएगा, एक करंट। इसको हम बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं इसको, वाटर करंट। ठीक है, जो पानी है वो हायर पोटेंशियल से, और आपने बात देखी भाई ये पानी फ्लो, अब आप देखो इसका, आप इसका रीजन देखो। आप देखो कोई भी करंट क्यों बनता है, पहले आप देखो करंट, फिर आप देखो उसका रीजन क्या है। आपको यहां पर नजर आ रहा है भाई कि वाटर करंट बनता है। अगर पानी ऊंचाई पे है तो पानी भाई फ्लो करके नीचे जगह पे आने की ट्राई करता है ना, तो हमारे पास क्या मिल जाता है हमको, एक वाटर करंट। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहां पर भाई पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है ज्यादा, और यहां पर पानी की पोटेंशियल एनर्जी होती है कम होती है। हमें कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम हो रही है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। भाई सिंपल सी बात क्या होती है, आप ये मानो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बोलो भाई पोटेंशियल क्या होता है, किसी चीज को किसी पॉइंट पर लेके आने में हुआ वर्क डन, वही क्या होता है उसका पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, अगर इस चौक को मैं यहाँ से उठा के और मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो इसको यहाँ से उठा के भाई यहाँ तक लेके आने में मैंने कुछ वर्क नहीं किया हो क्या भाई, क्या इसको ऊपर उठाने में कुछ वर्क नहीं किया मैंने। अच्छा तो इस चौक को यहाँ से यहाँ उठाने में ज़्यादा वर्क किया है कि यहाँ से यहाँ उठाने में ज़्यादा वर्क किया है, तो भाई इस चौक को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने में ज़्यादा वर्क होएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आने में कम वर्क होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर ज़्यादा वर्क किया है, यहाँ पर लेके आने में कम वर्क किया है। तो ये क्या है, हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल। और किसी भी चीज़ को छोड़ते हुए कहाँ जाती है, हाई पोटेंशियल टू। अगर मैं इसको यहाँ, मैं इस चौक को यहाँ से यहाँ लेकर आऊँ तो मैंने ज़्यादा वर्क किया है ना, इस चौक को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँ मैंने कम वर्क किया है। तो ये वर्क ही क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियल। नहीं वो तो आपको पहले पड़ी, अगर किसी पॉइंट पे किसी चीज़ को लेकर आने में ज़्यादा वर्क करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे क्या है, ज़्यादा पोटेंशियल। कम वर्क करना पड़े तो क्या है, कम पोटेंशियल। मतलब इस पे क्या है, ज़्यादा पोटेंशियल, इस पे क्या है, कम पोटेंशियल। और हर चीज़ की क्या इच्छा होती है कि वो आप उसे कहाँ छोड़ दोगे, हाई पोटेंशियल पे, तो वो कहाँ मूव करेगी, लो पोटेंशियल पे। ये भाई पक्की बात है। इसीलिए क्या होता है, अगर आप इस चौक को हाई पोटेंशियल पॉइंट पे छोड़ देते हो तो क्या ये लो पोटेंशियल पॉइंट्स को, इस पे लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, इसको छोड़ते कहाँ भागता है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ भाई कि अगर पानी यहाँ पर है तो पानी के पास यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बोलो भाई ये क्या है, हाई पोटेंशियल पॉइंट, ये क्या है, लो पोटेंशियल पॉइंट। लेकिन यहाँ पर भाई ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। किसका भाई, यहाँ पर ये ग्रेडियंट किसका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अगर डिफरेंस है तो वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर वाटर करंट, अगर वाटर हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ भागने ट्राई करता है, लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन किस में है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस। समझे बात। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक वाटर करंट। क्या बन गया, वाटर करंट, इजंट इट। सिमिलरली भाई एक क्या होता है हमारे पास, एयर करंट। क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास क्या भाई, जो प्रेशर है, अगर प्रेशर में क्या ग्रेडियंट,
पता होगा ना आपको, जो समंदर होता है भाई, उसके ऊपर की हवा गर्म हो क्या होती है, सो ठंडी हो क्या होती है? नहीं, जो ज़मीन है, ज़मीन आपको पता है जल्दी क्या होती है, गर्म होती है, और पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता। तो बताओ क्या होएगा? जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर की हवा क्या होती है भाई, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर समंदर, यहाँ पर ज़मीन है, तो ज़मीन के ऊपर हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, लो प्रेशर रीजन, समझे बात। लेकिन पानी के ऊपर जो हवा वो क्या ठंडी है, वो क्या है, भारी, तो यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर रीजन। तो एयर फिर कहाँ से कहाँ भागती है, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन, जिससे क्या बनती है, विंड। क्या बनती है भाई, बताओ, उसे हम क्या बोलते हैं, एयर करंट। क्या बोलते हैं उसको, एयर करंट। अब जो टरबाइन होते हैं या पवन चक्की होती हैं, वो क्या करती हैं, टरबाइन, या टरबाइन तो क्या करता है, वो तो वाटर करंट को बदल देता है इलेक्ट्रिक करंट में, और पवन चक्की क्या करती है, जो भी क्या होती हैं, विंड मिल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एयर करंट को किस में कन्वर्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट में। अब आप कहोगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे अगर हाइट में डिफरेंस है, अगर हाइट में क्या है, ग्रेडियंट, तो क्या आ जाएगा, वाटर करंट। अगर प्रेशर में क्या ग्रेडियंट, क्या आ जाएगा, एयर करंट। सिमिलरली भाई, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है भाई, डिफरेंस, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। वाटर करंट में कौन फ्लो करता है, वाटर। एयर करंट में कौन फ्लो करती है, एयर। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करेगा, चार्ज। क्या भाई, कोई भी चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो क्या है भाई, चार्ज पार्टिकल ही तो है, इजंट इट। तो यहाँ पर कौन फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। तो बताओ भाई ऐसा क्यों होता है भाई, सिंपल सी बात है। देखो आप मुझे बताओ, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज का एक रिपल्सिव फील्ड नहीं होगा इसके भाई चारों तरफ? क्या इस पॉजिटिव चार्ज का इसके चारों तरफ एक रिपल्सिव फील्ड नहीं होएगा क्या, होएगा ना। अब मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है बात, हमारे पास ये तो क्या एक हाई मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि इस अगर ये इससे बहुत दूर है तो ये रिपेल नहीं होगा ना, अगर ये इससे बहुत ही ज़्यादा दूर है तो ये रिपेल नहीं होएगा। लेकिन जैसे आप इसको इसके नज़दीक लेके आओगे, तो जैसे ये इसके रिपल्सिव फील्ड में आएगा, क्या ये रिपल्शन फील करना शुरू नहीं कर दिया क्या, इजंट इट। और आप मुझे बताओ भाई, तो इसको यहां तक लेके आने में, पॉइंट ए तक लेके आने में कि पॉइंट बी तक लेके आने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बताओ भाई। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये मानो इस पॉइंट पे ही है ना, तो ये रिपेल नहीं होता, लेकिन आपने हल्का सा भी साइड मूव कर दिया तो ये एकदम से रिपेल होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, बोलो भाई, तो ये ज्यादा रिपेल होगा कि कम रिपेल होगा? मतलब जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिपेल होगा ना। तो मैं आपसे बात पूछूं भाई कि क्या इसको भाई यहाँ तक लेके आने में आपको फिर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा क्या? जैसे आप मानो भाई, अगर मान लिया भाई एक बहुत तेज पंखा यहाँ पर चला हुआ है, ठीक, मान लिया यहाँ पर भाई एक पंखा लगा दिया और वो बहुत तेज चल रहा है, मेरी तरफ वो हवा फेंक रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उस पंखे की तरफ चल रहा हूँ भाई, लेकिन वो बहुत फास्ट पंखा है, तो क्या मैं भाई इस पंखे से मैं रिपेल नहीं हुआ क्या, इजंट इट। अब जितना मैं इसके जाऊँगा नज़दीक उतना ही मेरे ऊपर हवा का प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही मुझे इसके नज़दीक जाने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सिमिलर मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ भाई कि क्योंकि ये रिपेल कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दूर होगा ना तब तो रिपेल नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा नज़दीक आएगा तो हल्का रिपल्शन, और नज़दीक आया और रिपल्शन, और नज़दीक आया और रिपल्शन, यानी जितना ही नज़दीक आप लेके इसको लेके आओगे उतना ही क्या होगा, मोर एंड मोर रिपेल। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसको यहाँ तक लेके आने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा कि इसको इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट यहाँ तक लेके आने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा? यहाँ तक लेके आने में भाई ज़्यादा एफर्ट लगेगा ना। उस एफर्ट को मैंने क्या बोल दिया, उस वर्क डन को मैंने क्या बोल दिया, VB, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट B। और भाई ए तक लेके आने में कम एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, उसको मैंने क्या बोल दिया, VA। ज्यादा कौन सा होगा, VB की VA? VB है ना। VB क्या होगा, अरे भैया पढ़ा होगा ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, बोलो भाई,
ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, पता होगा ना आपको भाई। तो इनफाइनाइट दूरी से ए तक लेके आने में जो वर्क हुआ है वो तो वी हो गया, और इसको भाई बी तक लेके आने में जो वर्क हो उसको हमने क्या बोल दिया, वी बी बोल दिया। तो वी बी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वी क्या होगा, कम होगा। अब मैं आपसे सिंपल बात पूछूँ, मैं वर्क की टर्म में ना पूछूँ आपसे बात, मैं आपसे पूछूँ रिपल्शन की टर्म में। किस टर्म भाई, रिपल्शन की टर्म में। तो इस पॉइंट पे क्या है, मोर रिपल्शन, इस पे क्या है, लेस रिपल्शन। तो आपने बात देखी भाई, जिस तक ज़्यादा वर्क हुआ है, जब जिस पॉइंट तक लेके आने में ज़्यादा वर्क हुआ है तो वो हाई रिपल्शन पॉइंट है, और जिस पॉइंट तक लेके आने में कम वर्क हुआ वो क्या है, लो रिपल्शन पॉइंट। तो मैं यहाँ से कोरिलेशन तैयार नहीं कर सकता कि यहाँ पर भी क्या है, हाई रिपल्सिव पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल पॉइंट, और लो रिपल्सिव पॉइंट क्या होते हैं, लो रिपल्शन पॉइंट क्या होते हैं, लो पोटेंशियल पॉइंट्स, है ना। बोलो भाई। तो अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर छोड़ दोगे, एक चार्ज को आपने यहाँ छोड़ दिया बी पे, तो कहाँ भागने ट्राई करेगा, हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट। क्यों भाई, क्योंकि हाई पोटेंशियल पॉइंट पर रिपल्शन क्या है, ज़्यादा, लो पोटेंशियल पॉइंट पर रिपल्शन क्या है, कम। तो आप किसी भी चीज़ को अगर हाई रिपल्शन पॉइंट पे रखते हो तो रिपल्शन कम करना चाहिए भाई, तो मूव नहीं करेगी क्या। तो सिमिलरली ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होएगा, अगर मैं उसको सीधे बी पे रख दूँ तो क्या वो बी की तो सी की तरफ भागना चाहेगा कि ए की तरफ भागना चाहेगा। क्यों भाई, क्योंकि सी तो क्या है, और भी ज़्यादा रिपल्शन पॉइंट है ना। तो अगर आपने कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने कहाँ रख दिया, पॉइंट बी पे रख दिया, तो वो पॉइंट ए को अप्रोच करना चाहेगा, इजंट इट। क्या बोलते हैं इसको। तो आपने बात देखी भाई कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपने ये बात देख ली कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब पक्की बात भाई। तो इससे फिर क्या बनेगा, करंट क्या बनेगा, यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से मैटर फ्लो करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो करता है ना, क्या बना था, वाटर करंट। तो सिमिलरली भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से क्या बनेगा, चार्ज फ्लो करेगा, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट। मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया भाई कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, इजंट इट। फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन भाई सिर्फ यही नहीं है, अब आपने ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि करंट भाई ज़्यादा है कि कम है, ये फ्लो ऑफ चार्ज कम है कि ज़्यादा है, ठीक है बात। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ भाई, मान लिया हमारे पास दो टंकी हैं, ठीक है, इस टंकी में पानी इतना ही खाली है, इस टंकी में पानी इतना है, ये क्या भाई खाली है, और बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास दो टंकी और भी हैं। अब की बार ये भरी और ये खाली है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो भाई क्या यहाँ पर एक वाटर करंट नहीं बन जाएगा, क्या यहाँ से यहाँ पर एक वाटर करंट नहीं बन जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ पर, बोलो भाई। वाटर करंट तो बन गया भाई, लेकिन उस करंट को आप उसको भैया आप एक तरह से कंपेयर कैसे करोगे कि ज़्यादा करंट कहाँ बना है। तो आप देखो भाई, क्योंकि यहाँ पर पानी के लेवल में डिफरेंस क्या था, कम था ना, तो भाई पानी इसमें से बह तो होगा, लेकिन इस नली में से पानी के बहने की रफ्तार उतनी ज़्यादा नहीं होगी। मान लिया इस नली में से क्या हुआ, मान लिया मानो इसमें से 1 मिनट में 1 लीटर पानी बह गया, कितना, 1 मिनट में 1 लीटर पानी बह गया भाई। अब इतनी ही मोटी नली ये है, नहीं बात आपको बोली पड़ी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पानी के लेवल में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या पानी भाई स्पीड से नहीं बहेगा क्या, तो यहाँ पर 1 मिनट में क्या हो गया, मान लिया 3 लीटर पानी बह गया भाई 1 मिनट में। यहाँ पर तो क्या होता है, 1 लीटर पानी यहाँ से यहाँ पहुँचा है, और यहाँ पर 1 मिनट में 3 लीटर पानी पहुँच गया भाई। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर धारा क्या है पानी की, तेज़, और यहाँ पर भाई पानी की धारा क्या होती है, धीमी होगी। बात आपको पहले पड़ी। तो करंट, इन करंट्स को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आपने देखना है, अगर आपने वाटर करंट कंपेयर करने हैं तो आप क्या देखोगे, बोलो भाई, कि 1 मिनट में कितना पानी बहता है किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1 मिनट में कितना पानी बह जाता है, वही क्या होता है उसका करंट। नहीं है आपको भाई, यानी फ्लो ऑफ मैटर पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वाटर करंट को कंपेयर करने में काम आएगा। करंट तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन कंपेरेबल करंट कब बनेंगे, जब हम फ्लो ऑफ वाटर तो लें, लेकिन कैसे,
पर यूनिट टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम कंसिडर करते क्या हो जाएगा, आप उन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हो। नहीं आ गया आपको? तो ये अगर यहाँ पर पानी के लेवल में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा, तो यहाँ पर पानी का करंट क्या होगा, तेज होगा। और यहाँ पर भाई अगर पानी के लेवल में डिफरेंस क्या कम, तो यहाँ पर पानी का करंट क्या होगा, कम होएगा ना। तो करंट को हम कैसे कंपेयर करते हैं, अदरवाइज भाई करंट तो यहीं बन रहा है, करंट तो यहीं बन रहा है, दोनों में ही क्या है, पानी बह रहा है नली में से, इजंट इट। लेकिन ज़्यादा करंट कौन सा होगा, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आप ये देखो कि 1 मिनट में यहाँ से कितना पानी बहता है और 1 मिनट में इसमें से कितना पानी बहता है। तो जिस नली में से 1 मिनट में ज़्यादा अमाउंट बह जाए पानी की, उसमें क्या है, ज़्यादा करंट, कम पानी बहे तो क्या है भाई, कम करंट। तो करंट हम बताओ क्या हो, तो वाटर करंट क्या हो गया, बोलो भाई, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट, बोलो भाई, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम। तो सिमिलरली भाई इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मान लिया एक वायर है, एक वायर ये है, इसमें से क्या होगा भाई, बताओ, इसमें से क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें से चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो करंट तो दोनों में है, नहीं क्या, और क्या इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन कंपेयर कैसे किया जाए, अगर यहाँ से भाई पर सेकंड कम चार्ज बहता है और यहाँ पर सेकंड ज़्यादा चार्ज बहता है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर करंट क्या तेज़ है, नहीं है क्या आपको, इससे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है बताओ भाई, तो बताओ इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास क्या डेफिनेशन आई है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान आपको ये, ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब आपने क्या पढ़ना भाई, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने एक बात देखी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब आप बताओ भाई कि जो चार्ज है वो किसकी फॉर्म में बहेगा। अब चार्ज किसके पास होता है, चार्ज तो भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास भी होता है और चार्ज तो आयंस के पास भी होता है भाई, इजंट इट। चार्ज तो क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो भी चार्ज बह रहा है, और अगर आयन बह रही है तो भी क्या हो रहा है, तो करंट तो दोनों किस्म बन जाएगा। क्या होता है करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज आपने फ्लो करवाना है किसी पर्टिकुलर मीडियम से। अब चार्ज कितने तरीके से हो सकता है किसी चीज के ऊपर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है भाई, एक आयंस, क्या भाई, एक आयंस, नहीं समझे बात। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, अगर चार्ज कैरियर कौन हो, इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको भाई, मेटल या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। क्या, अगर ये चार्ज कैरियर क्या है, इफ द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, बोलो भाई, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो भाई, विल बी लेबल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको मैं आपको बताऊं भाई, इसको मेटेलिक करंट बोल देते हैं। क्या, इसको भाई मैं आपको बताऊं, इसको मेटेलिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। अरे भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इसको भाई, और इस घटना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। क्या बोलते हैं, अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बनने वाला करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, या इसको मेटेलिक कंडक्शन ही बोलते हैं। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, क्या होती हैं, मेटल्स, उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए जब आप क्या करोगे, आप किसी मेटल को आप किससे जोड़ दो भाई, बैटरी से, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट। बात आपको पहले पड़ी। तो मेटेलिक कंडक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई। और एक बताओ रखा तो है, अगर भाई फ्लो ऑफ आयंस करंट प्रोड्यूस्ड बाय, अगर करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन भाई क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास ही चार्ज होता है क्या,
भाई चार्ज तो आयंस के पास भी होता है, तो हम क्या बोलेंगे, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ आयंस, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट, अगर आयंस उसको प्रोड्यूस करती हैं तो। ठीक है, नहीं आएगा आपको? अब थोड़ा ही में आप देखो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा चलो भाई हम थोड़ा ही पे बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्शन, किसकी, मेटेलिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में क्या होता है बताओ भाई, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में अगर कोई करंट कैरी कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर करंट अगर कोई मटेरियल करंट कैरी कर सकते उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। करंट कैरी ना कर सकते उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और अगर क्या करे बताओ भाई, हल्का फुल्का करंट कैरी कर पाए कोई सॉलिड मटेरियल उसे हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। नहीं बता आपको पड़ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के आधार पे आप मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। अगर किसी में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन अच्छा है तो वो क्या है, कंडक्टर। किसी में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हल्का फुल्का है, क्या है वो, सेमीकंडक्टर। और किसी में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है ही नहीं, किसी मीडियम में, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। लेकिन अगर आप बात करो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्या, इसके आधार पे मैं आपको बताऊं भाई, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या, बोलो भाई। अगर कोई मटेरियल आयंस की फॉर्म में करंट कैरी ना करे वो क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नहीं बता आपको पहले पड़ी। और अगर कोई भाई आयंस की फॉर्म में करंट कैरी करे उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। नहीं होगा आपको भाई। कोई मटेरियल मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फेज में, कोई मटेरियल मोल्टन फेज में या सॉल्यूशन फेज में अगर करंट कैरी करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कि क्या भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अगर ऐसा ना कर तो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको बताऊं भाई, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं 2 तरह के, होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो अगर कोई बहुत ज्यादा करंट कैरी करे, क्या, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाकर पूरी तरह क्या हो जाए, डिसोशिएट, और लार्ज नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस प्रोड्यूस कर दे, तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट्स। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस और सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। लेकिन एक होते हैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, अगर कोई मटेरियल पानी में जाके थोड़ी आयंस प्रोड्यूस करता है, मतलब पूरी तरह डिसोशिएट ना होता, आपने 1 मोल पानी में डाल दिया, लेकिन पानी में जाके सिर्फ कितना टूट गया, 0.1 मोल, यानी उसने बहुत थोड़ी क्या पैदा की हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। तो वो क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कहलाएगा भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बात। अरे बोलो भाई। और ये कम करंट कैरी करते हैं। और ये कौन होते हैं, सारे वीक एसिड और सारे वीक बेस क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ मैं आपको बताऊँ भाई, हल्के फुल्के मैंने भाई डिफरेंस भी दे रखे हैं, मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बताओ मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में चार्ज कैरियर्स क्या होती हैं, आयंस। मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है भाई, बिना डिकम्पोजिशन के जो हमारे पास क्या होता है, मीडियम। मेटेलिक कंडक्शन में मीडियम टूटता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में मीडियम टूट जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl को आप पानी में डालोगे तो क्या बना देगा, ध्यान रखियो, NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में तो क्या होता है, इंसुलेटर। लेकिन भाई अगर उसको मैं बात करूं कैसे कैसे बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के तौर पे तो वो क्या है, इंसुलेटर। लेकिन मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तौर पर तो वो क्या है, कंडक्टर। क्यों भाई, क्योंकि NaCl सॉलिड फेज में करंट कैरी नहीं करता, लेकिन वही सॉल्यूशन फेज में या मोल्टन फेज में NaCl करंट कैरी कर सकता है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन क्या करती हैं, करंट कैरी करती है। नहीं आ गया आपको ये,
और बताओ क्या है, बोलो भाई। मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है, घटता है। क्या भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है भाई, घटता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्शन तो क्या तो घटता है, लेकिन भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या करता है, वो बढ़ता है। इनका उल्टा भी होता है, इजंट इट। और बताओ फिर क्या है, रेजिस्टेंस भाई यहां पर कौन पैदा करता है, वाइब्रेटिंग कर्नेल्स। कौन कौन भाई, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, बताओ भाई, कौन, वाइब्रेटिंग कर्नेल्स। पता होगा ना आपको भाई, जो हमारे पास मेटल है उस मेटल के अंदर जो क्या होती है, कर्नेल्स, जो इलेक्ट्रिक साइड में क्या होते हैं फिक्स, उनकी मूवमेंट से क्या होता है भाई, उनकी वाइब्रेशन से क्या होता है, बताओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्लो होता है। और इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, कंडक्शन यहाँ पर घटता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, बताओ, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है। अच्छा यहाँ पर भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होती है, बढ़ती है ना। और यहाँ पर रेजिस्टेंस बताओ कौन ऑफर करता है, आयन आयन इंटरेक्शन। क्या यहाँ पर जो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, आयंस होती हैं। तो उन आयंस का आपसे इंटरेक्शन और उन आयंस का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन, ये क्या करता भाई, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। नहीं समझे बात, उसकी विस्कोसिटी, ठीक है बात। और बताओ, मैं आपको बताऊं भाई, मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है, ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। और भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या शो करता है, लो कंडक्टिविटी। नहीं आना आपको ये, हाँ बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब भैया आप इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स उनको रिकॉल कर लो, ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसमें सबसे पहले है रेजिस्टेंस। क्या कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे ओके, तो बताओ भाई क्या होता है रेजिस्टेंस। इसके लिए आप रिकॉल करो ओहम लॉ। क्या भाई, जो ओहम लॉ क्या बोलता है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम ना भाई। अगर दिए टाइम में ज्यादा करंट फ्लो, ज्यादा चार्ज फ्लो करे, हम क्या बोलेंगे, करंट ज्यादा है। अगर एक गिवन टाइम में कम चार्ज फ्लो करे तो क्या है, करंट कम है। ओके, तो मैं आपसे बात पूछूं भाई, मान लिया हमारे पास ये 3 टंकी है, यहाँ पर पानी में ये खाली है, ये भरी है। अरे बोलो भाई, इनको आपने जोड़ दिया किसी पाइप से, ठीक है। सिमिलर दो टंकी और हैं, यहां पर पानी के लेवल में क्या है, और भी ज्यादा डिफरेंस। ओके, और 2 टंकी और हैं, इनको आपने जोड़ दिया, यहां पर पानी के लेवल में क्या और भी ज्यादा डिफरेंस। यहां देखो पानी के लेवल में डिफरेंस ये है, यहां पर डिफरेंस ये है, और यहां डिफरेंस ये है। तो क्या इन तीनों सेट्स में ये भाई 2 टंकियों का सेट, 2 टंकियों का सेट और 2 टंकियों का सेट। तो आप मुझे बताओ कि इनमें पानी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस सेट में है, लास्ट वाले में। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं किसी पाइप से, तो इस पाइप में से पानी स्पीड से बहेगा पर यूनिट टाइम, इस पाइप में से ज्यादा पानी बहेगा कि इस पाइप में से, किस पाइप में से, उसमें से भाई। तो आपको पता है भाई कि जो और ज्यादा अगर दिए हुए टाइम में ज्यादा पानी बहे, तुम क्या बोलते, करंट क्या है, ज्यादा। तुम क्या बोलेंगे, यहां पर वाटर करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पर वाटर करंट क्या होगा, कम। और भाई यहां पर वाटर करंट क्या होगा, और भी कम। और ध्यान रखो भाई, अगर जब ये लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर, अब अगर मान लिया इस टंकी में से पानी भाई यहाँ चला गया, और दोनों में पानी क्या होता है, बराबर हो गया, उस वक्त पानी बहना वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो जैसे दोनों में क्या होता है, अब इसीलिए ध्यान रखो भाई, जब क्या दोनों स्पीशीज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों टंकियों में पानी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा अगर सेम, तो फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना।
अगर भाई दो टंकियां हैं, उनको आपने एक नाली से जोड़ रखा है, एक नलकी से, ठीक है बात, एक पाइप से आपने जोड़ रखा है दो टंकियों को। अगर दोनों टंकियों, जब तक क्या पानी का डिफरेंस, जब तक पानी का डिफरेंस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और जब तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है पानी फ्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही दोनों टंकियों में पानी क्या हो जाएगा बोलो भाई बराबर, क्या वैसे ही पानी का फ्लो भाई रुक नहीं जाए क्या? यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होते ही करंट रुक जाता है भाई, इजंट इट? तो सिमिलरली क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ भाई कि जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होने पर पानी का फ्लो रुक जाएगा, वैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या हाई पोटेंशियल पे, ये क्या मान लिया हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, भी क्या है लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे। अगर मेरे पास दो ब्लॉक मेटल के 1 और 2, ये क्या है हाई पोटेंशियल पे, ये क्या है लो पोटेंशियल पे, इनको मैंने एक तार से जोड़ दिया। अब टंकियों की बजाय क्या है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट्स, टंकियों की बजाय क्या हमारे पास भाई हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या है लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और पाइप की बजाय मैंने क्या यूज कर लिया एक वायर, है ना? तो पानी की बजाय इसमें से कौन फ्लो करेगा चार्ज, तो यहां क्या बनेगा वाटर करंट। तो अगर दो टंकियां आपने जोड़ दी पाइप से, तो उनमें से तो क्या फ्लो करेगा बोलो भाई वाटर, यानी क्या बनेगा वाटर करंट। लेकिन यहां से क्या बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही दोनों टंकियों में पानी बराबर हो जाएगा तो वाटर करंट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ना। तो वैसे ही अगर दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बराबर, तो चार्ज फ्लो करना क्या कर देगा बंद कर देगा भाई। यह क्या आपको उसका नहीं है बेटा आपको भाई, अगर दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया, तो चार्ज भी फ्लो करना क्या कर देगा बंद कर देगा, इजंट इट? और हमको भाई करंट मिलना बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखियो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ज़रूरी है करंट के लिए। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। खैर छोड़ो, आप एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट नहीं बढ़ रहा है क्या? आप खुद कह रहे हो इस यहाँ पर पानी का डिफरेंस क्या है कम है, यहाँ पर पानी का डिफरेंस क्या ज़्यादा, और यहाँ पर क्या पानी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा, इजंट इट? तो यहाँ के तो क्या बनेगा सबसे ज़्यादा करंट, यहाँ क्या बनेगा कम करंट, यहाँ क्या बनेगा सबसे कम करंट। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ भाई कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या, और यही बात किसके लिए ट्रू होगी इलेक्ट्रिक करंट के लिए। बोलो भाई क्या यही बात भाई इलेक्ट्रिक करंट के लिए ट्रू नहीं हुई क्या? तो मैं कह सकता हूं कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है V के। क्या भाई तुम क्या बोलेंगे अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। क्या भाई किसी कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है कि उस कंडक्टर के एंड्स पे कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है भाई। जैसे नाली है, ये पाइप है, इस पाइप के एंड पे जितना जितना क्या होगा पानी में पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही फास्ट क्या होगा पानी बहेगा। नहीं पता आपको पहले पड़ गया? तो क्या मैं ये बात क्लेम कर सकता हूँ? बताओ क्या, बोलो भाई करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। तो अगर I प्रोपोर्शनल टू V है तो V भी क्या होगा प्रोपोर्शनल टू I। पता होगा ना आपको भाई, इफ I इज प्रोपोर्शनल टू देन V विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ज्यादा करंट फ्लो करवाने के लिए, बोलो भाई, मतलब ज्यादा करंट के लिए हमको ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी भाई, और कम करंट के लिए कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होगी, isn't it? ओके अब अगर मैं इसको हटा दूं भाई तो ये क्या जाए V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ पर R क्या है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। भाई अगर मैं इस इक्वल टू के साइन को हटाऊंगा, सॉरी अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट आएगा ना,
क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। फिलहाल मुझे इसकी सिग्निफिकेंस मालूम नहीं है, फिलहाल मुझे इसकी सिग्निफिकेंस मालूम नहीं है। आर होता क्या है नहीं कि पता है, बोलो भाई पता है, अब बताओ क्या ये। अच्छा तो अब अगर मैं एक्स पे क्या लेता हूं तो क्या ये आपको भाई, क्या ये आपको भाई, आप मुझे दो, क्या ये आपको भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही क्या, कैसे। अगर मैं y पे क्या लेता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y पे कौन लूं मैं, वोल्टेज अप्लाइड, और x पे क्या लूं, करंट, अरे करंट x पे, तो m तो क्या आएगा रेजिस्टेंस, और स्लोप क्या आएगा 0। यानी अगर मैं यहां पर क्या लेता हूं मैं, वोल्टेज सॉरी करंट, और यहां क्या लें वोल्टेज, तो स्लोप क्या आना चाहिए बताओ भाई, r। अगर r वर्सेस b तो क्या आएगा स्लोप भाई, r आएगा ना, और इंटरसेप्ट क्या आएगा बताओ 0, isn't it। और आपसे कोई यही पूछ ले कि ना x पे क्या ले, वोल्टेज वर्सेस करंट नहीं, करंट वर्सेस वोल्टेज बताओ, वो बताओ क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई। इसको आप आई के लिए करो रेंज, आई के लिए करो, आर कहाँ फेंक दो इस साइड, तो आई बताओ क्या है मेरे पास, v बाई आर प्लस 0। यानी अगर मैं आई क्या लेता हूँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या लेता हूँ v, तब भी स्लोप क्या आएगा लीनियर ही आएगा भाई, विद इंटरसेप्ट 0, इजंट इट। लेकिन अंतर बताओ क्या है हमारे पास, 1 बाई आर होगा स्लोप, क्या 1 बाई, जो लगातार बढ़ता जाएगा, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको बोले पड़ी, ओके। अब आप मुझे दो भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ कि ठीक है खैर छोड़ो भाई, अब बताओ भाई जो आर है, अभी तक आपको क्या नहीं पता आर की सिग्निफिकेंस कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं कि अगर V क्या है हमारे पास, नहीं आर का फॉर्मूला बनाओ, आपको भी आर की, अच्छा तो अगर एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाने पर, क्या एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करने पर, नहीं ये मानो कि किसी मटेरियल में आपने 1 एम्पियर करंट पैदा करना है, क्या किसी मटेरियल में, किसी वायर में आपने 1 एम्पियर करंट पैदा करना है, वोल्टेज यूनिट होती है वोल्ट, और भाई करंट की होती है एम्पियर। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, किसी मटेरियल में आपने, क्योंकि V क्या है आर आई, V क्या है आर आई, तो भाई एक मटेरियल में तो क्या होता है 1 एम्पियर करंट पैदा करने में, ये मानो भाई 5 वोल्ट लगती हैं, क्या लगते हैं 5 वोल्ट, और एक में क्या बताओ क्या 2 वोल्ट, ये मानो एक बार तो 1 एम्पियर करंट पैदा करने में 5 वोल्ट लगते हैं, बोलो भाई नहीं समझे बात। और एक दूसरे मटेरियल में 1 एम्पियर करंट पैदा करने में सिर्फ 2 वोल्ट लगते हैं, मतलब बताओ भाई इसका मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर करंट पैदा करने में ज़्यादा वोल्टेज लगे, मतलब होना हो आर क्या उसके लिए ज़्यादा, तो आर क्या होता है रेजिस्टेंस, आर क्या होता है भाई रेजिस्टेंस, नहीं है आपको। तो इसकी भाई सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वोल्टेज क्या करती है करंट को बढ़ाती है ना, लेकिन भाई एक पर्टिकुलर करंट पैदा करने में अगर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़े, मतलब होना हो भाई आर आई, तो दोनों में क्या है नहीं है आपको भाई, मैंने ये वायर है और ये एक वायर है, ठीक है बात, ये है भाई ए मटेरियल की, ये क्या है बी मटेरियल की। अब इस पे इसमें मैंने क्या पैदा करना है 1 एम्पियर करंट, यहाँ भी मैंने क्या पैदा करना है 1 एम्पियर करंट, लेकिन यहाँ पर 1 एम्पियर करंट पैदा करने में 5 वोल्ट लगाना पड़ता है वोल्टेज, और यहाँ पर क्या सिर्फ भाई 2 वोल्ट, मतलब यहाँ पर 2 वोल्ट में ही काम चल गया भाई, मतलब ये क्या है बैटरी कनेक्टर, क्या भाई उतना ही करंट यहाँ पर कम एफर्ट में पैदा नहीं हो क्या, उतना ही करंट यहाँ पर क्या भाई कम एफर्ट में पैदा हो गया,
और उतना ही करंट यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा एफर्ट में। तो अगर भाई उतना ही करंट ज़्यादा एफर्ट में पैदा हो, इसका मतलब भाई उस मटेरियल का रेजिस्टेंस है करंट प्रोड्यूस, करंट के फ्लो के लिए। नहीं मतलब आपको बड़ी, मतलब वो मटेरियल करंट के फ्लो को अपोज करता ज़्यादा। नहीं समझे बात भाई? अरे बोलो भाई। तो आर बताओ मेरे पास क्या है, आर मेरे पास क्या है, आर, आर क्या है भाई, वी बाई आई। भाई आर मेरे पास क्या है, वी बाई आई। अब सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर करंट पैदा करने में अगर ज़्यादा वोल्टेज लगेगी, ज़्यादा रहेगा, मतलब मोर रेजिस्टेंस। तो आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से आर रिप्रेजेंट कर रहा है उस मटेरियल के करंट के फ्लो को रोकने की टेंडेंसी के, इजंट इट। अगर उतना ही करंट थोड़े एफर्ट में पैदा हो तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल करंट फ्लो को कम अपोज करता है ना। अगर उतना ही करंट ज़्यादा एफर्ट से पैदा हो, मतलब वो मटेरियल करंट फ्लो को अपोज करता है भाई ज़्यादा। नहीं है आपको? तो उसका रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा, तो आर क्या होता है, वी बटे आई। अब वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर करंट आ जाए, तो अगर किसी मटेरियल में 1 एम्पियर लगाने पर 1 वोल्ट क्या आ जाए करंट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या ये 1 ओहम, क्या ये अरे बोलो भाई। तो क्या 1 ओम क्या होती है, तो ओहम क्या होती है इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की। नहीं है क्या आपको, पक्का आ गया? तो ओम क्या होती है इसकी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई, अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी किसकी भाई, रेजिस्टेंस की बात करने के बाद हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये सारी बातें क्या होती है भाई, या तो कोई क्या बोले रेजिस्टिविटी, या क्या बोले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या क्या बोले स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ये सारी बात क्या होती है, बिल्कुल सेम। अगर कोई क्या बोले भाई, पहले तो वी क्या था हमारे पास, वी क्या है हमारे पास, आर आई। आर यहां पर क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना। लेकिन भाई ये जो आर है ना, ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, जब तक कि उस मटेरियल की लेंथ और एरिया क्या है कांस्टेंट। लेकिन ये पाया गया कि ये जो आर है जो कांस्टेंट है, ये भाई किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होता है कांस्टेंट, बशर्ते उस मटेरियल का एल और ए क्या रहे, उस वायर की मोटाई और उस वायर की लेंथ क्या रहे भाई फिक्स, तब तक तो ये क्या रहेगा आर कांस्टेंट। लेकिन आर भी बदल जाएगा अगर क्या हो जाए, कौन बदल जाए भाई, अरे बोलो भाई। ये पाया गया कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा देते हो। क्या यानी ये कांस्टेंट हो के भी कांस्टेंट नहीं है भाई, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और ये बात हमको ऊपर ले पड़ती है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर एक टनल है, क्या भाई, एक मान लिया भाई, अगर मान लिया जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है। अब आप बताओ भाई, अगर एक टनल है 50 मीटर की, क्या एक टनल है भाई कितनी, और एक टनल क्या बताओ भाई 100 मीटर की, और इनकी हाइट की, इनकी विड्थ, इनका डायमीटर क्या है 3 फीट, क्या है 3 फीट। तो भाई क्या आप ये मानो 3 फीट डायमीटर की, एक तो क्या है 50 मीटर लंबी टनल, और 3 फीट डायमीटर की क्या है 100 मीटर लंबी टनल, और मुझे ये टनल पार करनी है, तो मुझे ज़्यादा जोर कब आएगा भाई, अरे भाई क्योंकि यार एक तो इसमें हमको थोड़ा ऐसे बैठ के चलना पड़ेगा ना, ऐसे झुक के भाई, इजंट इट। दूसरी बात, मेरा ज़्यादा एफर्ट कहाँ लगेगा, मुझे ज़्यादा प्रतिरोध या एक तरह से रेजिस्टेंस का सामना कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर क्यों भाई क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे 3 फीट डायमीटर के इस रास्ते में से पार होना पड़ रहा है। तो एक तो मुझे भाई सिर्फ 50 मीटर ही चलना पड़े, एक मुझे 100 मीटर चलना पड़े, तो 100 मीटर चलने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा बजाय कि 50 मीटर चलने में, इजंट इट। तो सिंपल सी बात हुई। तो अगर लेंथ बढ़ती है तो ऑफर्ड रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान रखियो,
अगर जैसे इस टनल की लेंथ और बढ़ जाएगी तो मुझे और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। सिमिलर बात किसके लिए ट्रू होती है? वायर्स के लिए। क्या सिमिलर बात भाई किसके लिए ट्रू होती है? वायर्स के लिए। एक वायर तो बताओ क्या हो? एक वायर तो क्या हो? 5 मीटर की। एक वायर के तो क्या हुई? 10 मीटर की। ये दो वायर हैं सेम मोटाई की, दो वायर हैं सेम मोटाई की भाई, ठीक है बात। लेकिन एक क्या 10 मीटर की, क्या 5 मीटर की। तो करंट ज़्यादा कहाँ, करंट को ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ फेस करना पड़ेगा? 10 मीटर की वायर है भाई। नहीं है क्या आपको रानी? तो यहाँ पर क्या होगा? क्या इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा क्या? यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर क्या है? तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ज़्यादा एल ज़्यादा आर। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप कहोगे भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? बताओ, बोलो भाई। ये होती है मोटाई तार की। क्या तार की भाई? मोटाई। अब आप मानो भाई अगर टनल ये क्या है 50 मीटर की, 3 फीट की। अब एक काम करो भाई 50 मीटर के आप एक और क्या बनाओ? टनल। लेकिन ये क्या है? 6 फीट डायमीटर। कितनी भाई? तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं, अगर मैं इसको इसे कंपेयर करूं तो डायमीटर क्या है? सेम। लेंथ क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ क्या मिलेगा? ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा एल ज़्यादा रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस 3 फीट की, अगर मैं 3 फीट डायमीटर की 50 मीटर वाली टनल को 6 फीट डायमीटर की 50 मीटर वाली टनल से कंपेयर करूं तो मुझे आसानी कब रहेगी भाई इसको पार करने में? क्यों? इसका डायमीटर क्या 6 फीट भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मुझे इसमें झुकना नहीं पड़ेगा भाई, मैं इसमें आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ, इजंट इट? तो ये क्या हुआ? ये बताओ फिर क्या हो जाएगा? बोलो भाई क्या हो जाएगा? कम रेजिस्टेंस। ये क्या होगा भाई? कम रेजिस्टेंस। तो अगर एरिया बढ़ जाए तो क्या ये पाइप भाई ज़्यादा डायमीटर का नहीं है क्या? ज़्यादा डायमीटर का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? ज़्यादा भाई। और जितना ज़्यादा क्या हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उतना ही कम क्या मिलता है? रेजिस्टेंस। तो सिमिलर में क्या बोलूँगा कि आर क्या होता है? एल क्या होता है डायरेक्टली, और ए क्या होता है? तो हम बोलेंगे जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, तो हम बोलेंगे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उस कंडक्टर की लेंथ के तो प्रोपोर्शनल, लेकिन एरिया क्या होता है? इनवर्सली। मतलब अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम तो एल और ज़्यादा मोटी तार। बोलो भाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एसी वगैरह होता है जब उसकी वायरिंग होती है तो वहाँ पर मोटी तार इस्तेमाल होती है बजाय की पतली, है ना? क्योंकि भाई ज़्यादा करंट कैरी करना पड़ता है, इजंट इट? और भाई वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करे, इसीलिए हम क्या बोलते हैं वहाँ पर? बोलो भाई क्या? मोटी तार, इजंट इट? है कि नहीं आपको? तो यहाँ से प्रूव हो गया जो आर होता है वो क्या होता है? वो तो भाई फर्दर क्या होता है? डिपेंड करता है एल के और ए के ऊपर। अब अगर मैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं, अब अगर मैं इसको हटा दूं भाई तो क्या आएगा? ये आर खुद क्या है? ये आर खुद क्या था? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वी और आई की कोरिलेशन में, वोल्टेज और करंट की कोरिलेशन में आर खुद क्या था? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन अब देखो भैया जो आर है ये एल की क्या है डायरेक्टली, ए क्या है इनवर्सली। तो यहां पर तो फिर से क्या जाएगा? बोलो भाई। बोलो भाई क्या? हाँ बिल्कुल भाई क्लास। तो रो यहां पर ये क्या भाई? अब यहां फिर से क्या हमारे पास? ये रो हमारे पास क्या गया? एक और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्यों? ये किससे है? आर। क्योंकि आर क्या है? एल की क्या है? प्रोपोर्शनल। और ए क्या है? इनवर्सली, इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे बताओ? रो यहां पर क्या गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब आपने इसको सिग्निफाई करना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। बस सिंपल सी बात है, अगर एल भी क्या हो? एक। एल भी क्या हो? एक। और ए भी क्या हो? एक। तो रो आर क्या जगह मेरे पास? रो भाई एल भी एक और ए भी एक। तो अगर हमारे पास क्या बताओ भाई? तो ये क्या था? रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। नहीं है आपको?
बताओ ये क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई रेजिस्टेंस। भाई अगर रो भी 1 है और ए भी क्या है 1 है, तुम क्या बोलेंगे? तो रो क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। तो रो कौन सा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ऐसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसका एरिया भी क्या है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है 1 यूनिट, और जिसकी लेंथ भी क्या है 1 यूनिट, तो वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करे उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ भाई? अब आर क्या होता है बताओ? नहीं पहले तो आर क्या होता है, ये क्या होता है? ये क्या था? ओम था ना भाई, ये क्या था? ओम था। और रो, अच्छा एल ऊपर क्या होता है? एल होता है। अब एल क्या होता है? मीटर। नीचे क्या होता है? एल क्या होता है? मीटर। और एरिया क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, ये मीटर साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास? ओहम मीटर। तो रो की यूनिट क्या होती है हमारे पास? तो याद रखियो भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम। लेकिन ओहम मीटर क्या होता है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है भाई। क्या? अरे भाई रेजिस्टेंस तो क्या होता है? एक्सटेंसिक। इसको भाई देखा जाए तो हालांकि नहीं है कि आपको, हालांकि ये एक थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन तो भी हम क्या बोलेंगे इसको? क्या ये भाई ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि भाई ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भाई नेचर पे, अलग अलग मटेरियल्स का। देखो आप बताओ, अगर आपने कंपेयर करना है कि किस मटेरियल का ज्यादा रेजिस्टेंस और किसका भी क्या है कम रेजिस्टेंस, अब आपने मालूम करना है कि 4 अलग अलग क्या मटेरियल्स और आपने उनका रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। बताओ आप क्या करोगे? अरे बोलो भाई। बताओ भाई, अगर हमारे पास 4 क्या हैं अलग अलग मटेरियल्स और आपने उनके रेजिस्टेंस कंपेयर करने, आप क्या करोगे? बोलो भाई। देखो अगर मैं चांदी है तो क्या भाई, एक काम तो आपने क्या करना है, आपने वो चारों अलग अलग मटेरियल्स भाई, क्योंकि अगर मान लिया एक का रेजिस्टेंस बहुत कम, मान लिया एक मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन आपने उसकी बहुत लंबी वायर ले ली, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भाई। तो कंपैरिजन कब होगा? जब चारों मेटल क्या हो, सेम लेंथ के और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। नहीं पता आपको पहले पड़ेगा? बोलो भाई। तो ये कैसे कंपेयर करना है? तो अगर आपने पता करना हो कि कौन सा मेटेरियल है, मेटेरियल ए की वायर, मेटेरियल बी की, मेटेरियल सी की और मेटेरियल डी की, हमारे पास 4 अलग अलग मटेरियल्स हैं ए बी सी डी, इनकी वायर आपने कंपेयर करनी है कि कौन सा कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगी और कौन सी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। बताओ क्या किया जाए भाई? अगर आपने ए की वायर दे दी बहुत लंबी, ये मानो ए सबसे अच्छा क्या है? कंडक्टर। अगर ए सबसे अच्छा क्या है? कंडक्टर, तो सबसे कम रेजिस्टेंस कौन देगा? ए, इजंट इट? लेकिन आपने भाई, आपने ये तो वायर ले ली 1-1 मीटर की और ये आपने ली 100 मीटर की, तो भाई ज्यादा रेजिस्टेंस किसका आएगा? एक आएगा ना। तो ये कंपेरिजन अच्छा नहीं है ना। सही कंपेरिजन कब होगा? जो इन सब के हम क्या लें, सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कब होता है? क्या आप क्या करो, यूनिट एरिया, आप एक सी मोटाई की, आप यूनिट मोटाई की यूनिट लेंथ की वायर लो, फिर क्या लगाओ सब पे एक सा वोल्टेज, फिर देखो ज्यादा करंट कौन प्रोड्यूस करता है। समझो बात? क्योंकि भाई इन सब पे आप क्या लगाओ, क्योंकि वी क्या होता है, आर कैसे आएगा? आर निकालना आता है क्या होता है? आर वी बटे, हाँ भाई सिंपल सी बात है। वो तो क्या करोगे आप? इन सब पे क्या लगाओ, इनमें एक सी मोटाई क्या लो वायर, एक सी मोटाई की वायर ली आपने, यूनिट मोटाई अपनी वायर ली है और यूनिट लेंथ की, ठीक है बात। और क्या लगा दिया? बोलो भाई, इस वायर पे आपने फिर क्या लगा दिया? तो बोलो भाई वोल्टेज क्या लगा दिया आपने? भाई वोल्टेज लगा दिया। और यहाँ क्या लगा दिया? एमीटर। नहीं है क्या आपको? तो आपने क्या लगा दिया? वोल्टेज और एमीटर। तो आपने वोल्टेज सब पे क्या लगाई? आपने चारों वायर पे, चारों वायर क्या है? यूनिट लेंथ की, यूनिट मोटाई की,
आपने एक सी वोल्टेज लगाई और क्या नोट कर लिया, करंट प्रोड्यूस्ड, क्या? तो हर एक वायर में वह वोल्टेज सेम लगाई है, जो करंट है उससे भाग कर दिया, तो मेरे पास क्या गया, क्या गया भाई, रेजिस्टेंस। तो ऐसे मैं इन चारों वायर्स का रेजिस्टेंस नोट कर सकता हूँ क्या? बोलो भाई। तो अगर आपने यूनिट मोटाई और यूनिट लेंथ ली थी, तो जो रेजिस्टेंस आए हैं वास्तव में क्या हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नहीं है आपको? तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम आया होगा, इसका मतलब वही उसने उस वोल्टेज पे सबसे ज्यादा करंट पैदा किया है। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, इसका मतलब उसने सबसे ज्यादा करंट पैदा किया, इजंट इट? तो ऐसे बताओ हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इजंट इट? अरे बोलो भाई, और बताओ। फिर क्या होती है हमारे पास, कंडक्टेंस। फिर क्या होती है हमारे पास भाई, कंडक्टेंस। अब बताओ भाई, तो रेजिस्टेंस भी आपको आ गया, ठीक है। अब बताओ भाई, अच्छा ये तो क्या था, रो, अरे भाई तो आर था ना, और आर क्या था, आर हमारे पास क्या था, बोलो भाई, रो एल बाई ए, जहां पर रो क्या थी, आर क्या था, रो 1/1, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं भाई, आप इस आर का उल्टा कर दो, जस्ट क्या बराबर आर का उल्टा, तो जो क्या होगा रेजिस्टेंस, उसका उल्टा कर दो, क्या होगा, कंडक्टेंस। भाई किसी का अगर ज्यादा क्या है, अगर किसी मटेरियल का ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, और अगर किसी का रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। तुम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस हम क्या बोलेंगे, सी। सी क्या हो जाएगा, 1/r। कंडक्टेंस क्या होगी, सी बाई सी इक्वल टू 1/r। तो आर निकाल लिया। तो आप ये बताओ भाई, आप कैसे नोट करते हो किसी मटेरियल की कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस आप नोट कर सकते हो कैसे, वोल्टेज लगाया, करंट नोट किया, वोल्टेज बाई करंट नोट कर लिया, रेशियो क्या, वो क्या है, रेजिस्टेंस। उस नंबर का सिंपली क्या कर दो, रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा आपके पास, कंडक्टेंस। नहीं है क्या आपको? तो भाई, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो भाई जैसे क्या होता है, कंडक्टेंस, वैसे हमारे पास का एक काम करो, तो आर हमारे पास होता क्या, आर बताओ क्या, रो एल बाई ए होता है ना, रेसिप्रोकल बोथ साइड, क्या हो जाएगा, 1/r, क्या हो जाएगा, 1 रो ए बाई एल। बोलो भाई, तो यहां से हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, कंडक्टेंस का। बताओ क्या है भाई, 1/r क्या होता है, सी होता है अभी, तो 1/रो क्या होता है, तो 1/रो क्या होता है, अब 1/r क्या होता है, सी। 1/रो क्या होता है, कैपा। कैपा मतलब भाई कंडक्टेंस, कैपा, और ए बाई एल। अरे बोलो भाई, अरे सिंपली आर वाले फॉर्मूले का क्या कर दो, आर वाले फॉर्मूले का आप सिंपली क्या कर दो, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप क्या कह जाएगा, तो आर क्या था, रो एल बाई ए था ना, तो रेजिस्टेंस एल की क्या होता है, डायरेक्टली, और एरिया क्या होता है, इनवर्सली। लेकिन भाई इसका उल्टा कर दिया मैंने, तो आर क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई, क्या करो, इसको क्या करो, उल्टा कर दो अब आर को, 1/r 1 रो ए बाई एल। अब 1/r क्या होता है, सी, और 1 रो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा कौन होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नहीं कैपा भाई, और ये क्या, तो ध्यान रखियो भाई, अगर आर एल के क्या है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली और ए के इनवर्सली, तो कंडक्टेंस क्या होती है, ए के डायरेक्टली और एल के इनवर्सली। यानी अगर मुझे किसी कंडक्टर से क्या चाहिए, ज्यादा कंडक्टेंस, तुम क्या करेंगे, ज्यादा मोटी वायर लो और भाई छोटी वायर लो, एल कम करो, ए बढ़ाओ। नहीं आएगा आपको? अब आप मुझे दो भाई, अच्छा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आप कैसे निकालिया करते हैं, ए बी और एल बाई एल बी एक भाई, तो सिमिलरली भाई, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ए मटेरियल
विद यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। समझे बात? अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ भाई, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी होती है महो। क्या होती है भाई? आर ही क्या थी? ओम। ई इसकी क्या होगी? महो। या तो महो उल्टा कर दो, या ओहम इनवर्स, या साइमन। क्या भाई? महो, ओहम इनवर्स या साइमन। और भाई ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? अब एरिया क्या होता है? एरिया, अरे भाई सी तो क्या गया मेरे पास? मेरे पास आप बताओ भाई, कंडक्टेंस की मेरे पास यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की मेरे पास यूनिट क्या होती है? महो, ओम इनवर्स या साइमन। अब मैं आपसे पूछ रो की, सॉरी कैपा की, बताओ भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? बताओ भाई, सिंपल सी बात है, ये क्या होता है? महो। बोलो भाई क्या होता है? महो होता है, महो। MHO इज इक्वल टू के, फिर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर बाई मीटर, अरे एल मीटर, ये मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा? महो पर मीटर। क्या भाई? महो पर मीटर या महो पर सेंटीमीटर। नहीं आ गया आपको भाई? तो ऐसे हमारे पास क्या आ गई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट। नहीं आ गया आपको? और भाई आप यहां से रो और यहां से आप क्या मेजर कर सकते हो भैया? अरे भाई आप करंट रो, आप किसी आपने वोल्टेज लगाई, करंट नोट कर लिया, तो वोल्टेज करंट के रेशियो से आप क्या निकाल सकते हो? अरे भाई वोल्ट, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो, चाहे आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट, कोई फर्क भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हो से क्या हो, इलेक्ट्रोलाइटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना आपने? आपने क्या लगाई? वोल्टेज। वोल्टेज लगाई, करंट नोट किया। अरे भाई वोल्टेज लगाई और क्या नोट किया? करंट नोट कर लिया। ठीक है, जो करंट आया फिर वो तो कहां पुट कर दिया? यहां पर क्या आर आ गया। अब आर आ गया आपके पास, आर आ गया भाई, समझे बात? तो जो क्या था हमारे पास? कंडक्टर, उसकी एल बाई ए से क्या कर दो? भाग कर दो भाई। अरे भाई ए बाई एल कर दो उससे, फिर एल, ए बाई एल को सर फेंक दो। उस आर को आप क्या करो भाई? ए से मल्टीप्लाई और एल से भाग, क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अब आर के और ए के उल्टे कर दो, क्या जाएंगे हमारे पास? स्पेसिफिक। आर के और रो के उल्टे कर दो, क्या जाएंगे? कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नहीं है क्या आपको? तो इस तरीके से हम इजीली क्या मालूम कर सकते हो? तो इस तरीके से हम इजीली क्या मालूम कर सकते हैं? नहीं आना आपको ये? वेरी गुड। और बताओ भाई, आ गया आपको कैपा? ठीक है, अब बताओ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी? बताओ भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? अब आर क्या होता है? ओम। आर क्या होता है? ओम होता है। एल क्या होता है? मीटर का मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर यहां गया तो मल्टीप्लाई, ओहम मीटर। क्या भाई? ओहम मीटर। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर जो भी है, क्या है मेरे पास? ओहम मीटर सी। आ गया नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।